तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा एक चैप्टर आपके लिए, जो कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन का, वो चैप्टर मैं आपको समझाऊंगा। और आपने बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट बॉक्स में नहीं बताया कि आपको जो नाउन का चैप्टर था वो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दिया करें, इससे मुझको मोटिवेशन भी मिलता है और हमें ये भी समझ में आता है कि कहाँ पर थोड़ी सी चूक हुई है या क्या बात बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। तो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। तो आइए, आज का वीडियो जो है वो प्रोनाउन का वीडियो, उसको हम शुरू करेंगे। एक्चुअली चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों। और आपको मालूम है, जब कोई चीज़ मैं समझाता हूँ तो थोड़ा स्लो होकर के समझाता हूँ, आपको बात स्पष्ट हो इसलिए। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। या सीधे सीधे हम कहें तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। सिंपल परिभाषा, यही परिभाषा हम जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आइए इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं। देखिए कि प्रोनाउन की आवश्यकता क्या है, इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोनाउन की क्या आवश्यकता है, तो इंग्लिश ग्रामर में ये कहा जाता है कि यदि किसी एक वर्ड को हम बार बार यूज करते हैं तो उससे जो लैंग्वेज का चार्म है वो खत्म होता है, और जनरली उस शब्द को प्रयोग न करके, हम पर्टिकुलर नाउन को प्रयोग न करके उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, लुक एट माइक, एक पर्सन है माइक, उसकी बात हो रही है। फिर कहा जा रहा है माइक इज ए गुड बॉय, माइक जो है वो एक अच्छा लड़का है। तो माइक शब्द का एक बार हमने प्रयोग किया, फिर दोबारा से प्रयोग किया। फर्दर मोर आगे हम कहते हैं माइक लव्स टू स्टडी, फिर हमने यहाँ पर माइक का प्रयोग किया। और उसके बाद फिर हमने एक बात कही, माइक इज गुड एट स्केटिंग, तो यहाँ पर भी हमने माइक को रिपीट किया है। तो दोस्तों, यही है, इस बात को आपको समझना है कि नाउन को बार बार रिपीट ना करके उसके स्थान पर हम कोई ऐसा शब्द यूज करते हैं जो उसको इंडिकेट करता है, वही शब्द जो है प्रोनाउन कहलाता है। इंस्टेड ऑफ माइक वी कैन यूज, हमें इस माइक के स्थान पर ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और ये ही जो होगा, क्योंकि ये माइक के स्थान पर बोला जा रहा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप समझिए कि संज्ञा के स्थान पर बोला जाने वाला शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है, यानी सर्वनाम कहलाता है। तो आगे मुझे मालूम है यहाँ तक की बात आपको समझ में आती होगी। इसके आगे हम दोस्तों बात करेंगे सीधे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर। तो देखिए दोस्तों, मैंने प्रयास किया है, कोशिश की है कि जितने भी प्रकार के प्रोनाउंस हैं उनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो क्लेरिफिकेशन है, वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो जनरली मैं आपको यहां बता देता हूं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, डमी प्रोनाउंस। तो ये सारे जो प्रकार हैं दोस्तों, ये सभी जो हैं प्रोनाउन के प्रकार हैं, और इनको हम एक एक करके समझेंगे और कैसे आपको एग्जाम में किसी प्रोनाउन को पहचानना है, और कैसे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और इसी चीज को समझने के लिए हम स्लो थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है, और एक एक बात को हम स्पष्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत
पहले कक्षाओं में एक टेबल आपको बना करके दे दिया जाता था, बुक में आपकी एक टेबल बना होता था जिसमें प्रोनाउंस लिखे रहते थे और सबसे पहले लिखा रहता था आई, उसके बाद मी और फिर उसके बाद लिखा रहता था माई। इस तरह से पूरा एक टेबल चलता था और लास्ट में लिखा रहता था माई सेल्फ। तो जरा इस बात को आप समझें कि ये जो टेबल है ये क्या है। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि जो पहला वाली कतार है, जो पंक्ति है आई, यू, ही, वी, दे, इट, ये वाला, और जो सेकंड वाली रो है मी, यू, हिम, ये सारा फर्स्ट और सेकंड लाइन जो है दोस्तों, ये दोनों ही कतार के जो वर्ड्स हैं ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अब जनरली हम इसकी बात करें दोस्तों, तो इसको आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, इसको सब्जेक्टिव और इस वाले को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, यानी जो ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये दोनों ही पार्ट जो है दोस्तों वो पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। ये इतना जरूर आप याद रखिएगा। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स और नाउन फ्रेजेस। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन वो हैं जो पर्टिकुलर किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। अब देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको आगे पढ़ा है कि पर्सनल प्रोनाउंस में जब हम प्रकार की बात करते हैं, तो ये चार्ट मैंने आपको यहाँ पर बनाकर थोड़ा सा दिखाया है। इसी में फिर आप पर्सन की बात कर लेते हैं, तो 3 कॉलम इसमें होते हैं दोस्तों। पहला फर्स्ट पर्सन का, दूसरा सेकंड पर्सन का, तीसरा थर्ड पर्सन का। तो ये आपको मालूम है इंग्लिश में थर्ड पर्सन यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सभी सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव केस जो हैं दोस्तों वो मिलते हैं। यानी कि मैं आपको और अच्छे से समझा दूं, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। अब देखिए, मैं एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। जैसे आई सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्ट मी है, तो ये दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद आता है यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो ये भी दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन है। आई वाले कॉलम में एक और आपको शब्द मिलता है वी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। वी का ऑब्जेक्ट जो है अस होता है दोस्तों, तो ये दोनों भी पर्सनल प्रोनाउन हैं। इसके बाद आ जाता है ही, और ही का ऑब्जेक्ट दोस्तों हिम होता है, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जो होगा, इस तरह से ही दे और दे के बाद दोस्तों जो देम है इनका ऑब्जेक्ट, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से जितने भी दोनों पार्ट ये हैं, ये वाला पार्ट सब्जेक्टिव और ये वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव कहलाता है दोनों ही प्रोनाउन। और प्रोनाउन किस श्रेणी के हैं? पर्सनल प्रोनाउन को कहा जाता है। देखिए, अब यहां पर स्पष्ट है, दिस कार बिलोंग्स टू अस, दिस कार बिलोंग्स टू अस। अब यहाँ पे आपसे पर्टिकुलर यदि पूछा जाए कि अस जो है वो कौन सा प्रोनाउन है,
तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि अस जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में भी अगर आपसे डीप वो पूछ लेता है तो फर्स्ट पर्सन का यानी फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद दोस्तों अगला एग्जाम्पल है आई वॉन द अवार्ड। तो इसमें आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोस्तों मी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। फोर्थ में दोस्तों वी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि फर्स्ट पर्सन के अंदर दो प्रोनाउन आते हैं, एक आई और एक वी। जब इनका सब्जेक्ट आता है दोस्तों तो इनका ऑब्जेक्ट भी होता है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। तो इस प्रकार से दोनों ही फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन हुए, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन की यदि हम बात करें तो सेकंड पर्सन में दोस्तों आपको मालूम है यू दिया होता है। दाऊ और दी का प्रयोग पोएटिक लैंग्वेज में होता है, जनरल लैंग्वेज में नहीं होता है। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद यदि हम बात करें थर्ड पर्सन की तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, देम, हिम और हर आता है। ही सब्जेक्टिव हुआ और हिम उसका ऑब्जेक्ट हुआ, शी सब्जेक्ट हुआ और उसका ऑब्जेक्ट हर हुआ, इट दे का ऑब्जेक्ट देम हुआ और इट एज यूजुअल इट रहता है। तो ये सारे भी दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन हैं। और डीप में यदि आपसे पूछा जाए तो पर्सनल प्रोनाउन थर्ड कैटेगरी के पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको पर्सनल प्रोनाउन वाली बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आई मी आता है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, पर्सनल प्रोनाउन में आई मी आता है, वी और अस आता है। यू का ऑब्जेक्ट दोस्तों यू ही होता है, तो दोनों तरफ ये ही चलेगा। इसके बाद दोस्तों जो आता है ही आता है, तो ही का ऑब्जेक्ट दोस्तों हिम होता है। ऐसे ही शी भी इसी में आता है। सी का ऑब्जेक्ट आपको मालूम है हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट आपको मालूम है इट ही होता है। और लास्टली फिर आता है दे दोस्तों, तो दे का ऑब्जेक्ट जो है वो देम होता है। तो ये सारे जो है दोस्तों ये सभी जो है पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको चेंज कलर में दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पर देम है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि देम कौन सा प्रोनाउन है तो आप कहेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। और डीपली आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। ऐसे ही को अगर पूछा जाए तो ये भी थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। हर को पूछा जाए तो ये भी थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। ऐसे ही शी जो है वो भी थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि आई भी फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, यू सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आता है, ही, शी, इट, दे ये सभी थर्ड पर्सन की श्रेणी में आते हैं। तो याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया दे वेंट टू द म्यूजियम, तो दे किस प्रकार का प्रोनाउन है। अगर साधारण क्वेश्चन है तो आप सीधे कहेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। अगर क्वेश्चन डीप आता है तो आप कहेंगे कि थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम जाते हैं, सीधे सीधे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन का फॉर्म है दोस्तों, जैसे आई के साथ जो रिफ्लेक्सिव यानी स्वयं का बोध, ऐसा अर्थ जो स्वयं को इंडिकेट करे, स्वयं को इंडिकेट करे दोस्तों, वो
फॉर्म रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। आई का रिफ्लेक्सिव फॉर्म माई सेल्फ होता है। इसी तरह से दोस्तों वी का आवर सेल्फ्स होता है, यू का योर सेल्फ होता है, हिम का हिमसेल्फ होता है और दे का देम सेल्फ्स होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सभी सेल्फ फॉर्म आती हैं, जिनके अंदर दोस्तों या तो SELF जुड़ा रहता है या जो प्लूरल होते हैं दोस्तों उनके अंदर SELVES जुड़ा रहता है। जैसे यदि हम आपसे कहें कि दे का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, तो वो दोस्तों देम सेल्फ्स होता है। देम सेल्फ्स। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा और कहीं अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगा दोनों में क्या अंतर है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस वेयर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। देखिए ये बात बड़ी अच्छे से आप समझ लीजिए कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि क्रिया को करने वाला, क्रिया से प्रभावित होने वाला यदि एक ही सब्जेक्ट है तब वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। When the action of a verb refers back to the doer, जब कोई क्रिया का प्रभाव वापस उसके डूअर पर पड़ता है यानी सब्जेक्ट पर पड़ता है तब वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब ये बात आप स्पष्ट कर लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेल्फ को ऐड करने से होता है। सिंगुलर यदि है तो दोस्तों हम सेल्फ लगाते हैं और अगर प्लूरल है तो हम सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं यानी सेल्फ्स को जोड़ते हैं। जैसे आई के साथ सेल्फ जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा माई सेल्फ और दे के साथ जोड़ा जाएगा, चूंकि वो प्लूरल होता है तो वहां पर सेल्फ आप नहीं जोड़ सकते हैं, आप सेल्फ्स जोड़ेंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी ध्यान से देखिए कि कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दोस्तों सबसे पहले आता है माई सेल्फ, उसके बाद आता है योर सेल्फ, उसके बाद आता है हिम सेल्फ, उसके बाद आता है हर सेल्फ, फिर आता है इट सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स और आर सेल्फ्स। तो ये सभी जो है दोस्तों ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये बोध कराते हैं हमें, स्वयं का बोध कराते हैं। इनका जो अर्थ निकलता है दोस्तों वो निकलता है खुद, स्वयं या अपने आप। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जॉन रिमाइंडेड हिमसेल्फ दैट ही हैड टू ट्राई हार्डर। जॉन ने अपने आप को याद दिलाया कि उसको और अधिक कठिन परिश्रम करना है। तो यहां पर जो हिमसेल्फ है दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे ही यू आर ओल्ड एनफ टू ड्रेस योर सेल्फ। देखिए यहां पर भी योर सेल्फ का प्रयोग हुआ है, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और मन में बिल्कुल संदेह मत लाइएगा, अभी बात को मैं स्पष्ट करूंगा कि रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में क्या अंतर है और कैसे आप उसको क्लैरिफाई करें। क्योंकि अगर कंफ्यूजन की बात आती है तो दोस्तों सभी को प्रोनाउंस में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में अंतर करने में परेशानी होती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को और एम्फेटिक प्रोनाउन को अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो हमने पढ़ा था अभी कि क्रिया को करने वाला, रिमाइंडेड याद दिलाने का काम जो है वो किसने किया? जॉन ने किया। और किसको याद दिलाया? प्रभावित कौन हुआ? खुद, स्वयं। तो ऐसे स्थान पर जब
क्रिया का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ऐसे ही दोस्तों आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं। सडनली आई फाउंड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। आई फाउंड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। देखिए ये चीज यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी आप स्पष्ट कर लीजिए कि कैसे पहचाने आप कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेटिक प्रोनाउन है। देखिए बड़ा सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके को आप याद रखिएगा। अगर इस वाक्य से हम माई सेल्फ को थोड़ी देर के लिए हटा दें, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आई फाउंड इन ए डार्क कॉर्नर, तो देखिए क्या वाक्य का अर्थ बदल गया या नहीं बदला। अगर वाक्य का अर्थ बदलता है दोस्तों तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और यदि अर्थ न बदले तब वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। किसी भी वाक्य में सेल्फ फॉर्म को पहचानने के लिए कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आप एक तरीका अप्लाई कीजिएगा कि जहां पर भी ये सेल्फ फॉर्म लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, ये सेल्फ फॉर्म लिखा हुआ है, उसको दोनों प्रकार से आप पढ़ करके देखिए। एक बार हटा करके, एक बार लगा करके। अगर उसको हटाने से वाक्य का अर्थ बदलता है दोस्तों तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और यदि अर्थ न बदले तब वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए। इनको वाक्य से हटाने पर अगर वाक्य का अर्थ बदल जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। हटाने पर अर्थ बदले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और हटाने पर अर्थ न बदले तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब आइए इस बात को समझते हैं कि कैसे अर्थ बदल रहा है या नहीं। देखिए हमने कहा आई फाउंड माई सेल्फ इन ए डार्क कॉर्नर, तो मैंने अपने आप को एक अंधकार में कोने में पाया। अब हम क्या करते हैं कि इस वाक्य से थोड़ी देर के लिए माई सेल्फ को हटा देते हैं। अब हम वाक्य पढ़ते हैं आई फाउंड इन ए डार्क कॉर्नर। तो देखिए क्या अर्थ बदला। जब हम पहले कह रहे थे तो हम स्पष्ट कह रहे थे कि मैंने अपने आप को एक अंधेरे कोने में पाया। अब हम कह रहे हैं कि मैंने अंधकार में कोने में पाया। आई फाउंड मैंने पाया इन ए डार्क कॉर्नर, एक अंधकार में कोने में, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्या पाया। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है, पता हमें नहीं चल रहा है। तो यानी कि माई सेल्फ को हटाने से वाक्य पर प्रभाव पड़ रहा है, वाक्य का अर्थ बदल रहा है। जब अर्थ बदल जाता है दोस्तों तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि ये जो प्रोनाउन है दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माना जाएगा, क्योंकि इसको हटाने से वाक्य पर फर्क पड़ रहा है। यदि फर्क नहीं पड़े तब वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। तो यही फॉर्म्स हैं दोस्तों, जैसे इटसेल्फ है, हरसेल्फ है, देमसेल्व्स है, ये सभी जो हैं किसी भी वाक्य में आप देख लीजिए, अगर आप इसको हटाएंगे अर्थ बदलेगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, अर्थ न बदले तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। वाक्य का अर्थ बदल जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वाक्य का अर्थ न बदले तो एम्फेटिक प्रोनाउन। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इससे हम समझने का प्रयास करते हैं। सी कंट्राडिक्टेड हरसेल्फ, उसने अपने आप को कंट्राडिक्ट किया, उलझन में फंसा लिया। अननोइंगली, अनजाने में। अब देखिए हम इसमें से हरसेल्फ को थोड़ा सा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। सी कंट्राडिक्टेड अननोइंगली, उसने कंट्राडिक्ट कर दिया। अब हमको पता नहीं लग रहा है कि किसको कंट्राडिक्ट कर दिया, यानी कि हरसेल्फ को हटाने पर वाक्य का अर्थ बदल रहा है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे अब हम पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आप देखिए कि यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसी एग्जाम्पल पर हम वापस जाएंगे अंतर को समझने के लिए। एम्फेटिक प्रोनाउन जिनको दबाव सूचक सर्वनाम भी कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो थे वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम जो खुद का, जो अपने आप का, जो स्वयं का बोध कराए। और दूसरी तरफ एम्फेटिक प्रोनाउन, इसको हम दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इनका प्रयोग वाक्य पर दबाव डालने के लिए, जोड़ देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर हाईलाइटिंग, स्ट्रेसिंग और एम्फेसाइजिंग द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर इट यानी इससे पहले आने वाले नाउन पर जोर डालने के लिए, दबाव देने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेसाइज से बना है एम्फेटिक, जिसका मतलब ही होता है जोर देना या दबाव डालना। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं दोस्तों? तो देखिए वही शब्द इसमें है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself, yourself, themselves और ourselves। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ये एम्फेटिक प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। और यहां पर आइए, यहां आप देखिए, ये देखिए वही शब्द हैं। ये शब्द जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो शब्द एक ही होते हैं, बस प्रयोग के आधार पर उनको एम्फेटिक प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। और मैंने सरल तरीका आपको बता दिया कि जिस वाक्य में इनका प्रयोग हो उस वाक्य में से इनको हटाकर वाक्य का अर्थ पढ़िए। यदि वाक्य का अर्थ बदल जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और न बदले तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को हम समझते हैं। जोसेफ हिमसेल्फ वेंट टू चेक द गेट। अब देखिए जो तरीका है हमारा, जो मैंने आपको तरीका बताया है एम्फेटिक प्रोनाउन को या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्लियर करने का, उसको आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, टाइम आपका ले रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं बात बिल्कुल स्पष्ट हो, आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लागू करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए इसमें से हिमसेल्फ को हटा देते हैं और वाक्य को हम पढ़ते हैं, देखते हैं अर्थ बदल रहा है या नहीं। जोसेफ वेंट टू चेक द गेट। जोसेफ गेट को चेक करने के लिए गया। अगर हम इस तरह कहते हैं तब भी यही अर्थ है, और यदि हम इस तरह कहें कि जोसेफ हिमसेल्फ वेंट टू चेक द गेट, जोसेफ खुद गेट चेक करने के लिए गया, दोनों ही हालत में जोसेफ खुद ही गेट को चेक करने के लिए जा रहा है। अब हिमसेल्फ को हम लिखें या न लिखें इससे वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब वाक्य में इस शब्द को हटाने से फर्क न पड़े दोस्तों, तब वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। फिर से समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन का पता लगाने के लिए आपको इनसे वाक्य को हटाना होगा थोड़ी देर के लिए और वाक्य के अर्थ को पढ़ना होगा। वो अर्थ यदि परिवर्तित हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और परिवर्तित ना हो तो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ऐसे ही देखिए, ही हिमसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल, वह खुद रेस्पॉन्सिबल है। और इसको हम अगर ऐसे कहें ही इज रेस्पॉन्सिबल तो इसका मतलब तब भी वही है, वह खुद जिम्मेदार है। ऐसे ही हम कहें दे देमसेल्फ एडमिटेड, वे उन्होंने देमसेल्फ अपने आप एडमिटेड कर लिया, या सीधे सीधे कहें दे एडमिटेड, तब भी दोनों बातें सेम है। तो ये ही पहचान है दोस्तों, और सबसे सटीक पहचान मैंने आपको बताई है एम्फेटिक प्रोनाउन की और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। आइए अगले प्रोनाउन की ओर चलते हैं। अगला प्रोनाउन है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन शब्द से स्पष्ट है संबंधवाचक
संबंध वाचक सर्वनाम। देखिए ध्यान दीजिए, संबंध वाचक सर्वनाम, तो ऐसा सर्वनाम जो संबंध जोड़ता है, जो वाक्य में जोड़ने का काम करता है, वह रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। आइए इसको परिभाषा के माध्यम से आगे स्पष्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, और क्लोजेस और क्लोज को जोड़ने के लिए किया जाता है। दे रेफर बैक टू द नाउन्स गोइंग बिफोर देम, वे रेफर करते हैं उस संज्ञा को जो उनसे पहले है। आइए, कौन कौन से शब्द हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहला वर्ड है दोस्तों हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। whom is a relative pronoun, which is a relative pronoun, whose is also a relative pronoun, that is also a relative pronoun। अब कैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। दिस इज द लेडी Who helped me। देखिए, दिस इज द लेडी, यह वही महिला है, Who helped me, जिसने मेरी मदद की। अब ये जो जिसने शब्द है दोस्तों, ये पहले तो आप देखिए कि एक संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये एक प्रोनाउन है। अब दूसरी बात, इसने जोड़ा क्या है उसको आप समझिए। दिस इज द लेडी, इस वाले पार्ट को वाक्य के दूसरे पार्ट हेल्प्ड मी से इसने कनेक्ट किया है, जोड़ा है, इसीलिए दोस्तों इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसने रिलेट किया है। रिलेट का मतलब जोड़ना, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक क्लोज को दूसरी क्लोज से। अब दूसरी बात समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अपने नाउन के बाद में होता है, या यूं कहिए कि इसके तुरंत पहले इसका नाउन दिया होगा। यदि इसके तुरंत पहले इसका नाउन दिया है तो आप समझिए कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगले एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, दैट माई मदर रोट, जो मेरी माँ ने लिखी। तो कौन सी किताब? वही किताब, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, दैट जो, तो किताब के लिए हमने जो शब्द का प्रयोग किया और इस जो शब्द ने बाकी जो कथन है उसको पहले वाले कथन के साथ जोड़ दिया, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। फिर से समझिए, देयर इज द मैन, वहां वह जो आदमी है, whose horse won the race, जिसके घोड़े ने रेस जीत ली। तो ये whose का प्रयोग हमने किसके लिए किया है दोस्तों? इसका प्रयोग हमने मैन के लिए किया है। तो ये अपने नाउन के ठीक बाद में प्रयोग होकर के किसी क्लोज को या किसी सेंटेंस को जोड़ता है, और इसमें who, which, that का प्रयोग जनरली होता है दोस्तों। who, which, that इसमें मोस्टली आते हैं और कई बार whose, whom आदि शब्द देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। रिलेटिव प्रोनाउन में who, which, that, whom, whose आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो क्लोजेस को जोड़ता है, और इनके ठीक पहले इनका नाउन दिया रहता है, यानी जिस नाउन के लिए ये प्रयोग हुए हैं वो नाउन इनके ठीक पहले दिया होगा। जैसे यहाँ पर हाउस है तो यहाँ विच से पहले, अब ये विच किसके लिए प्रयोग हुआ है? हाउस के लिए प्रयोग हुआ है। ऐसे ही पर्सन है
तो पर्सन के लिए आगे हमने whom यूज किया है, तो ये whom किसको इंडिकेट कर रहा है? पर्सन को। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं अगले प्रोनाउन की ओर। ये थोड़ा सा ये वाली बात आप समझ लीजिए, हु और whom का प्रयोग हम प्यूपिल लोगों के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए हम, थिंग्स के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, और पोजेशन या अधिकार दिखाने के लिए हम whose का प्रयोग करते हैं, that का प्रयोग करते हैं। अब अगला जो है दोस्तों वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। पहली परिभाषा की जो शर्त है वो जरूर आप याद रखिएगा कि जो प्रोनाउन है वो किसी न किसी संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। अगर कोई ऐसा शब्द है जिसको हम गलती से प्रोनाउन मान बैठे हैं तो हमको ये देखना होगा कि वो वास्तव में प्रोनाउन है भी या नहीं। अगर उसका प्रयोग किसी संज्ञा के लिए हो रहा है तब वो निश्चित रूप से प्रोनाउन होगा, अदरवाइज वो प्रोनाउन नहीं होगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, इसको पढ़ते हैं हम दोस्तों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो है वो जनरली क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, दोज एंडिंग इन एवर, आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, कंफ्यूजन, इरिटेशन, और जनरली इनका प्रयोग सरप्राइज, कंफ्यूजन, इरिटेशन आदि के लिए होता है। आइए कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों? इसमें है व्हाट, विच, who, whom, whatever, whichever, whoever और who, whomever। तो ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये शब्द सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब आप कहेंगे, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा दोस्तों कि सर यही शब्द तो रिलेटिव प्रोनाउन में थे, इनमें से कुछ शब्द जो हैं अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ गए हैं। देखिए ये शब्द वही रहेंगे, वही शब्द प्रोनाउन भी बनेंगे, वही शब्द एडजेक्टिव भी बनेंगे, बस आपको जो क्लेरिफिकेशन है उसका ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इन शब्दों का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगर इनका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए अपने नाउन के ठीक बाद में हो रहा है तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। अब देखिए, हु इज देयर एट द डोर। अब पहले हम दो बातों को स्पष्ट करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि ये प्रोनाउन है भी या नहीं। ये हम बाद में एनालाइज करेंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे है। तो हम पहले इस बात को समझते हैं कि ये प्रोनाउन है या नहीं। तो देखिए, हमने कहा हु इज देयर, वहां पर कौन है। एट द डोर, दरवाजे पर। सीधे सीधे हमने कहा कि दरवाजे पर कौन है। तो हमने किसी के लिए, किसी, अभी हमको नहीं मालूम है, ध्यान से आप समझिएगा, हमने किसी के लिए हु का प्रयोग किया है। हु का प्रयोग हमने किसी के लिए किया और हमको अभी नहीं मालूम है कि वो कौन है। अब जब हमें यही नहीं मालूम है कि वो कौन है तो फिर हम कैसे कहें कि ये प्रोनाउन है कि नहीं है। तो आप थोड़ा सा और आगे जाइए, आप ध्यान से देखिए कि हमने कहा है हु इज देयर एट द डोर। अब दरवाजे पर अगर कोई होगा तो निश्चित रूप से दोस्तों वो कोई ना कोई नाउन होगा। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी। तो वो जो भी कुछ होगा दोस्तों वो निश्चित रूप से एक नाउन होगा। और इस प्रकार हम कहेंगे कि
हु का प्रयोग किसी न किसी संज्ञा के लिए हो रहा है तो ये एक प्रोनाउन है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब है प्रश्न पूछना। अब हु के साथ हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हु इज देयर एट द डोर। तो दोस्तों हु विच दैट का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तब ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। अगले एग्जाम्पल में समझते हैं, विच इज योर बुक। देखिए हमने कहा है विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। तो कौन सी का प्रयोग हमने किया है किसके लिए, बुक के लिए, ठीक है। और इससे हम क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको स्पष्ट हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो दोस्तों फिर से आप समझिएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हु इज मेकिंग नॉइस। शोर कौन मचा रहा है। तो कौन मचा रहा होगा दोस्तों, एक बच्चा हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब हु का प्रयोग हमने कुछ व्यक्तियों के लिए किया। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एक प्रोनाउन है। दूसरी बात, हमने इससे प्रश्न पूछा है, हु इज मेकिंग नॉइज, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर हु का प्रयोग वापस मैं आपको लेकर के चलता हूं रिलेटिव प्रोनाउन की ओर। अगर हु का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हो, तब वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। तो देखिए लड़के के लिए हमने प्रयोग किया हु, और इस हु से बाकी का जो वाक्य है वो जुड़ा हुआ है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्न पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों बातें भी स्पष्ट हुई होंगी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान से समझिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जो पर्टिकुलर किसी निश्चित वस्तु या किसी निश्चित व्यक्ति के विषय में जानकारी ना दे। ऐसे सर्वनाम, ऐसे शब्द जो प्रोनाउन की तरह प्रयोग हो रहे हैं और पर्टिकुलर व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के बारे में जानकारी ना दें, वो अनिश्चयवाची सर्वनाम कहलाएंगे। आइए पढ़ते हैं। An indefinite pronoun refers to an indefinite or general person or thing. These pronouns refer to people in a vague and a general meaning. देखिए हमने कहा कि ऐसे प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु को स्पष्ट नहीं करते हैं, बस अनिश्चितता के साथ उनका प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं दोस्तों, देखिए पहला शब्द है ऑल। ऑल का मतलब आपको मालूम है सब। अब हम सब की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सब में क्या चीज शामिल है। तो हमने बताया तो कि हाँ ये सब ऑल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर चूंकि किसी वस्तु का या व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ऑल जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ऐसे ही एनी, एनी का मतलब कोई। अब कोई निश्चित रूप से एक पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में तो बताता है, लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहा कि पर्सन है कि थिंग है, इसीलिए ये भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे ही ईच, एवरीवन, फ्यू। अब देखिए हमने कहा फ्यू, कुछ, फ्यू का मतलब कुछ। अब हमको नहीं मालूम कुछ क्या, कुछ बच्चे, कुछ किताबें, कुछ लोग। ऐसे ही मैनी,
मैनी का मतलब बहुत, लेकिन हमको नहीं मालूम क्या बहुत, व्यक्ति, पुस्तकें, खिलौने, समथिंग। तो इसीलिए ये सारे शब्द जो हैं दोस्तों, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। नाइदर, नन, नथिंग, सेवरल और सम, somebody, everything, nobody, anyone, someone और something। यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं दोस्तों। जितने भी शब्द यहां वन लगा करके बनेंगे, जितने भी शब्द लास्ट में थिंग लगा करके बनेंगे, जितने भी शब्द लास्ट में बॉडी लगा करके बनेंगे, जैसे समवन, एनीवन, नोवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समबडी, एनीबडी, नोबडी, तो ये सारे ही दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि हमने कहा somebody is at the door, दरवाजे पर कोई है लेकिन हमको नहीं मालूम कौन है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। Nobody attended the meeting, किसी ने भी मीटिंग को अटेंड नहीं किया। तो हमने ये तो कहा किसी ने, लेकिन पर्टिकुलर हमको नहीं मालूम कि किसी ने शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया है। तो ये कैसा प्रोनाउन है दोस्तों? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समथिंग इज रॉन्ग देयर, वहां पर कुछ गलत है, कुछ खराब है, लेकिन हमको नहीं मालूम पर्टिकुलर क्या, तो ये भी क्या है दोस्तों? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे ही एवरीवन, अदर्स, एवरीथिंग, मैनी, तो ये सारे दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब थोड़ा सा एक जानकारी आपको दे देता हूं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में दोस्तों कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर होते हैं, जैसे एनीवन है, एनीथिंग है, एनीबडी है, ईच है, एवरीबडी है, एवरीथिंग है, आइदर है, ये सभी सिंगुलर होते हैं। एवरीवन है, लिटिल है, मच है, नोबडी है, नथिंग है, नाइदर है, नो वन है, वन है, समवन है, समबडी है, समथिंग है। ये सारे के सारे इंडेफिनिट या यूं कहिए सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब प्लूरल में क्या आता है दोस्तों? बोथ आता है, फ्यू आता है, मैनी आता है, सेवरल आता है। ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन हुए दोस्तों। इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जो सिंगुलर में भी प्रयोग होते हैं और प्लूरल में भी। जैसे ऑल बॉयज हमने कहा तो ये सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल हो गया, है ना। और ऑल वाटर हमने कहा तो ये सिंगुलर को डिनोट करता है। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सिंगुलर में भी प्लूरल में भी प्रोनाउन के रूप में हो, वो सिंगुलर या प्लूरल या यूं कहिए बोथ प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें ऑल, मोस्ट और नन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल यहां पर नोट है दोस्तों, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं अगला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। देखिए दोस्तों, डेमोन्स बना है डेमो से। आप बोलते हैं ना डेमो 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 कराइए, डेमो दिखाइए, तो डेमोन्स्ट्रेटिव का ही शॉर्ट फॉर्म है डेमो, जिसका मतलब होता है करके दिखाना, दर्शाना या संकेत करना। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है संकेत करना, इसीलिए इसका अर्थ हो जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या अर्थ हो जाता है दोस्तों? संकेतवाचक सर्वनाम।
तो ध्यान रखिएगा संकेतवाचक सर्वनाम। अब कौन कौन से शब्द आते हैं और क्यों, तो आइए थोड़ा सा समझा देता हूं। जिन शब्दों का प्रयोग हम इशारा करने के लिए करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल आपके सामने बता रहा हूं, आप अपने जहां पर भी जिस भी जगह आप बैठे हैं और वीडियो देख रहे हैं वहीं पर आप इसको अप्लाई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये आप पर लागू हुआ कि नहीं हुआ। देखिए आपके पास कोई ना कोई चीज रखी होगी जो आपकी हो और आप एक सेंटेंस बोलिए बिना हाथ हिलाए, बिना आंखें हिलाए, दिस इज माई। बुक है तो बुक बोलिए, पेन है तो पेन बोलिए। तो आप देखेंगे कि जब भी हम ऐसे शब्द बोलते हैं, इस तरह का वाक्य बोलते हैं, तो हम अपने चेहरे से, अपने हाथों से किसी न किसी प्रकार से उस वस्तु की ओर इशारा जरूर करते हैं। इसीलिए इन शब्दों को, इन प्रोनाउंस को संकेतवाचक, इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जनरली ये 4 होते हैं, मोस्ट ऑफ, दिस, दैट, दीज और दोज। याद रखिएगा दोस्तों, दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस का प्रयोग पास के लिए, दीज का प्रयोग पास के लिए, दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए, दीज का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। दैट का प्रयोग दूर के लिए, दोज का प्रयोग भी दूर के लिए, दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए, दोज का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई साइकिल। अब जब हम बोलेंगे दिस इज माई साइकिल तो हम अपने हाथ से इशारा करेंगे दिस इज माई साइकिल। तो ये जो हाथ से हमने इशारा किया और ये जो शब्द का प्रयोग किया दिस, ये क्या है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब यहां पर एक चीज बड़ी अच्छी मैं आपको स्पष्ट करूं कि दोस्तों प्रोनाउंस को जरा बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप इनके बाद अगला वीडियो देखेंगे और एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब आप चक्कर खाएंगे कि सर ये क्या है। तो इसीलिए आप इनको बड़े अच्छे से समझिए। देखिए एक नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाता हूं। यदि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर करना हो, क्योंकि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी मिलेंगे और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी मिलेंगे। शब्द एक ही हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। तो कैसे अंतर करें? देखिए ये दिस एडजेक्टिव कब बन जाएगा इसको मैं आपको समझा देता हूं यहीं पर, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर रहे, आपको स्पष्टता रहे। देखिए यहां पर लिखा है दिस इज माई साइकिल। अगर हम कहें दिस bicycle is mine। जब हमने इस प्रकार से कहा कि दिस बाइसाइकिल इज माइन, तब देखिए आप जरा बड़ा आराम से समझिएगा कि दिस के तुरंत बाद में एक नाउन का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि दिस के तुरंत बाद में एक नाउन यानी संज्ञा नहीं है। यही अंतर है दोस्तों एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में। जब भी कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव बनता है तो याद रखिएगा उसके तुरंत बाद में एक संज्ञा जरूर होगी। यदि दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किसी नाउन से पूर्व हो तब आप गलती मत करिएगा इनको प्रोनाउन बताने की। मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए।
अगर दिस दैट दीज के तुरंत बाद में कोई संज्ञा दी हो, जैसे दिस बुक इज माइन। हमने कहा यह किताब मेरी है। तो आप देखिए दिस के तुरंत बाद में एक संज्ञा दी हुई है, एक नाम दिया है जो कि एक नाउन है। जब भी कभी इनके बाद कोई नाउन आ जाएगा तो ये तुरंत से एडजेक्टिव में बदल जाएगा। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, न कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अंतर समझ में आ गया? यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के तुरंत बाद में कोई नाउन दिया हो तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहेगा, बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। दिस दैट दीज के बाद यदि तुरंत बाद कोई नाउन हो तब ये एडजेक्टिव होते हैं, यदि नाउन ना हो तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। देखिए यहां पर हमने ये बात स्पष्ट भी की है। When these words appear before noun, they became demonstrative adjectives. जब ये किसी नाउन के पहले आ जाते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब देखिए दिस कार इज बेटर देन दैट, तो दिस का प्रयोग जो है कार से पहले हुआ है, यानी एक नाउन से ठीक पहले हुआ है, तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऐसे ही दीज एनिमल्स, तो एनिमल्स के ठीक पहले दिस का प्रयोग, दीज का प्रयोग हुआ है, तो ये भी दोस्तों क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन। तो मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसको हम और अच्छे से भी एक्सप्लेन करेंगे जब हम एडजेक्टिव का वीडियो देखेंगे। अब इसके बाद आता है दोस्तों पजेसिव प्रोनाउंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहीं पे आपको फंसा देगा क्वेश्चन में, एग्जाम में। कहाँ जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं उसको आप याद रखिएगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस दैट दीज दोस के बाद यदि नाउन दिया हो तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों पजेसिव की। तो पजेसिव में क्या आता है पहले आपको मैं समझा देता हूं, इसको थोड़ा स्पष्ट करिएगा। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब है अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकार बताने वाले सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो पोजीशन को दर्शाते हो, अधिकार को बताते हो, पजेसिव प्रोनाउंस। ए पजेसिव प्रोनाउन पॉइंट्स टुवर्ड्स द ओनर ऑफ समथिंग, किसी मालिक की ओर इशारा करता है, किसी हक की ओर इशारा करता है। अब कौन कौन से हैं दोस्तों इसमें? हर्स, हिज, माइन, आर्स, देयर्स और योर्स। अब यहीं पे मैं कुछ आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए माई जो है, माई, अब मैं आपसे पूछूं कि ये माई क्या है और माइन क्या है, तो आप शायद बता दें, शायद ना बताएं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो क्लेरिफाई करने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। माई, माइन, और दूसरा है दोस्तों आर, आर्स। तो याद रखिएगा, मैं इतना ही लिख करके आपको समझाता हूं। इस तरह से जितने भी शब्द हैं जिनके अंदर में एस लगा होगा, योर योर्स, देयर देयर्स, आर आर्स, हर हर्स, हिज और माइन को छोड़ करके, हिज और माइन को छोड़ करके, तो इस तरह का जो चार्ट बनता है दोस्तों, ये इधर वाला जो पार्ट होता है
ये एडजेक्टिव का पार्ट कहलाता है, यानी ये सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। माई है, आर है, योर है, हिज है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये एडजेक्टिव का होता है, और ये वाला जो पार्ट है ये प्रोनाउन का होता है। पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं ये वाले, और ये वाले जो हैं दोस्तों वो पजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं कि इनके बीच में अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद में कोई ना कोई नाउन लेते हैं, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन अपने तुरंत बाद में कोई नाउन नहीं लेते। इस बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, आप समझिए दिस इज माई बुक। तो आप देखिए कि माई के तुरंत बाद में हमने एक नाउन का प्रयोग किया है, और ये स्वाभाविक रूप से होता है। तो जब भी इनका प्रयोग होगा तो इनके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर दिया होगा, इसीलिए इनको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब सीधी बात यह है कि पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद में कोई नाउन आता है, पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में कोई नाउन नहीं आता है। यानी कि पजेसिव प्रोनाउन अपने साथ नाउन नहीं लेते, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, आराम से आप समझ गए होंगे, इसीलिए ज्यादा टाइम इस पे मैं नहीं लूंगा। यहाँ पर हमने उस बात को मेंशन किया है, remember that there is a major distinction between them. While possessive pronouns are used in place of nouns, possessive adjectives modify or describe nouns. तो this dress is mine, ये possessive pronoun है। This is my dress, तो देखिए मैंने कहा इसके तुरंत बाद में कोई नाउन होगा, तो ये possessive adjective है। That school is hers, तो ये pronoun हुआ। This is her school, क्योंकि इसके तुरंत बाद में एक नाउन आ गया, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? इसको कहते हैं परस्पर संबंध वाचक। परस्पर संबंध वाचक, ध्यान दीजिएगा, परस्पर संबंध वाचक, यानी कि ये एक दूसरे का संबंध दर्शाते हैं। परस्पर संबंध वाचक एक दूसरे का संबंध ये दर्शाते हैं। एक दूसरे का सेंस इसमें जरूर आएगा, इस बात को आप भूलिएगा नहीं कि इसमें एक दूसरे का यानी आपस में का सेंस जरूर आता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। एक दूसरे का अर्थ इसमें जरूर निकलता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो एक दूसरे का अर्थ लेते हैं, जो परस्पर संबंध को दर्शाते हैं, इसमें जनरली मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। दो शब्द आपको याद रखने हैं बस, कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और उनका यूज याद रखना है। देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, दो ही केवल रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। पहला है दोस्तों ईच अदर, ईच अदर। दूसरा है दोस्तों वन एनोदर, यानी कि आपको दो शब्द याद रखने हैं, ईच अदर और वन एनोदर। ईच अदर या वन एनोदर अगर दिया है वाक्य में और आपसे पूछा गया है कि ये किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो आप तुरंत से समझ जाइएगा कि ये रेसिप्रोकल यानी परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम है। दो शब्द केवल आपको याद रखने हैं, ईच अदर और वन एनोदर। अब इनका प्रयोग कहां होता है इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं।
क्योंकि ये आपके सिंटैक्स वाले पार्ट में, एरर वाले पार्ट में इसको दे देगा। ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के बीच में के लिए होता है, लेकिन वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक, मोर देन टू के बीच में के लिए होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैक एंड आई कॉल ईच अदर। कितने लोग हैं? एक तो जैक और आई, दो लोगों के बीच की बात हो रही है। तो दो लोग एक दूसरे को बुलाते हैं एवरी डे। एक दूसरे का अर्थ आ गया, तो दो लोगों के बीच की बात है, इसलिए हमने यहां पर ईच अदर लगाया दोस्तों। अब ऐसे ही हम कहें ऑल द फोर ब्रदर्स, ऑल द फोर ब्रदर्स, शॉर्ट में लिख देता हूं ब्रदर्स, लव ईच अदर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस जगह पर ईच अदर नहीं आएगा बल्कि वन अनदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ जो संख्या है वो चार लोगों की बात हो रही है कि चारों भाई आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब दो की बात आए तो ईच अदर लगाइएगा, दो से अधिक के बीच की बात आए तो आप वन अनदर लगाइएगा। और ये दो शब्द ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक शब्द आपको मिल सकता है एग्जाम में, डमी प्रोनाउंस। अब ये डमी प्रोनाउंस कौन से होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, डमी प्रोनाउंस कहलाते हैं इट और दे। अगर आपको ये शब्द मिल जाए तो परेशान मत होइएगा। इट और देयर, सॉरी दे बोल दिया हमने, इट और देयर जो है वो डमी प्रोनाउंस की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग पर्टिकुलर किसी नाउन के लिए नहीं होता। इनका प्रयोग बस वाक्य को बनाने के लिए किया जाता है, पर्टिकुलर किसी नाउन को ये रेफर नहीं करते। इसीलिए सीधे सीधे बस आप इतना याद रखिए कि डमी प्रोनाउंस, आप चाहें तो ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है, देयर इज ए शिप इन द हार्बर। तो यहाँ पर देयर जो है वो आपसे पूछा जाए कि देयर क्या है? देयर इज ए शिप इन द हार्बर। तो ये एक प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है? डमी प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर प्रोनाउन ना दिया हो तब इसको आप एडवर्ब के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये स्थान बताने का काम कर रहा है। वो देयर और इट डमी प्रोनाउंस की श्रेणी में आते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर लें। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है दोस्तों बांटने वाले, ऐसे प्रोनाउन जो एक दूसरे को बांटते हैं या विभाग दर्शाते हैं, अंतर करते हैं। विभाग सूचक आप कह सकते हैं, विभाग सूचक या अंतर बताने वाले, विभाग सूचक। डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैन बी डिफाइंड एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसिडर मेंबर ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। यह प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग दर्शाता है, न कि एक साथ। इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक यानी अंतर वाला यानी बांटने वाला सर्वनाम कहा जाता है। अब कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों जो इसकी श्रेणी में आते हैं? तो इसमें आता है ईच, आइदर, नाइदर, आइदर ऑफ, ईच वन ऑफ, नाइदर ऑफ। यानी अगर कुल मिलाकर के बात करें तो ईच, आइदर, नाइदर आदि शब्दों का प्रयोग जनरली इसमें होता है। ईच, आइदर और नाइदर। देखिए कैसे, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा एक्ट। तो ईच माने प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक जितने भी स्टूडेंट थे उनको बांट दिया कि प्रत्येक उन सभी स्टूडेंट में से हर एक को पार्टिसिपेट करना है, हर एक ने पार्टिसिपेट किया। आई मे बाय आइदर ऑफ दीज टू गिफ्ट्स। मैं इन दोनों में से कोई भी एक गिफ्ट ले सकता हूं। तो दोनों में से एक विभाग कर दिया हमने, ये भी ले सकता हूं, वो भी ले सकता हूं। नाइदर ऑफ देम प्लेज वेल।
उन दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं खेलता। प्लेज वेल, उन दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं खेलता, यानी एक भी नहीं। तो इस तरह से ये विभाग सूचक सर्वनाम है दोस्तों, ईच, आइदर, नाइदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों प्रोनाउन का, मुझे उम्मीद है आप समझेंगे। कोई क्वेश्चन आपका हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो भैया वीडियो को, और अच्छा नहीं लगता है तो मुझे बता भी दिया करो, देखिए सर हमें समझ में नहीं आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।